Hello everyone, welcome to my channel Judiciary with Anusha. Today we are going to start with Order 6, the most important order. Now, Order 6 talks about pleading. क्या इसमें हमें सारे रूल्स पढ़ने हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट इवन फॉर मेंस, नॉट इवन फॉर प्रीलिम्स. जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है सिर्फ वही पढ़ने हैं, और आप चाहो तो आप PYQ से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं. नाउ पहले हमें क्या देखना है कि प्लीडिंग शैल मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. सो अब क्लियर हो गया कि जब भी हमें प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है तो हमें प्लीडिंग को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि प्लीडिंग के अंदर ही एक यू कैन से एक कंस्ट्रक्शन है, एक ड्राफ्ट टाइप का है कि कैसे आप अपनी प्लीडिंग या रिटन स्टेटमेंट को लिखोगे. वही चीज़ आपके रूल 2 को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि प्लीडिंग में आपको मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, एविडेंस नहीं. तो ये आप इसमें कैसे लिखोगे कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेंशन करने हैं आपको. इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेंशन करने हैं, सिर्फ फैक्ट लिखोगे, लॉ नहीं लिखना है आपको. ये नहीं बताना है कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है तो इसकी वजह से ऐसा होगा वैसा होगा. नो, यू ओनली हैव टू मेंशन द फैक्ट्स. और फैक्ट्स भी कैसे, जो कि मटेरियल फैक्ट्स हो, जो रेलिवेंट हो. इररेलिवेंट फैक्ट्स नहीं कि आप 10 बजे उठे फिर आपने सोचा आज जाऊँ ऑफिस या ना जाऊँ. नहीं, आपको सीधे मुद्दे पे आना है. फिर फैक्ट्स जो है ना, उनको जितना हो सके उतना कंसाइज मैनर में लिखो. कंसाइज मैनर में मतलब जितना हो सके उतने शॉर्ट में एक्सप्लेन करो. फिर कोई भी आपको नो स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस कि आप उधर जाकर उनसे पूछ लीजिएगा मैं ऑफिस आया था या नहीं आया था. इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप अप्लाई कर दे रहे हो कि प्ली ऑफ एलिबाई था, ये था. नहीं, आप अभी प्लेंट लिख रहे हो तो उसमें आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप सिर्फ फैक्ट्स लिखो, और वो भी ऐसे फैक्ट्स लिखो जो मटीरियल हो, इन अ कंसाइज मैनर, और उसमें कुछ भी एविडेंस ना दो. ये है अगर किसी को रूल 2 बेसिकली अगर समझना हो तो देखिए क्या एक सिंपल सी लाइन बोल रही थी ये, बट उसका क्या इतना ज़्यादा मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है. तो यही आपको देखना है, और ये सब चीज़ें आती है एक्सपीरियंस से. जब आप भी 2-3 बार इसको पढ़ लोगे ना एक्ट को, और फिर आप PYQs लगाओगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आप खुद भी ऐसे एक स्ट्रैटेजी बना लोगे. ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने करी है तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है. नाउ दूसरी चीज़ इसमें क्या बता रहे हैं कि हर प्लीडिंग को मतलब ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करो और उन पैराग्राफ्स को नंबरिंग करो. क्योंकि जितना ज़्यादा कन्वीनियंट है कि अगर आप कोई एलिगेशन ला रहे हो या कुछ नया फैक्ट ला रहे हो तो डिफरेंट पैराग्राफ में करोगे तो थोड़ा बेटर होगा. क्यों बेटर होगा, यहाँ पे आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे समझोगे कि जब रिटन स्टेटमेंट जब प्लेंट जाता है तो जब जो डिफेंडेंट होगा उसको डिफेंस लिखना होगा, वो तो हर पैराग्राफ का वो सेपरेट रिप्लाई करेगा कि नहीं ये पैराग्राफ गलत है, ये पैराग्राफ मैं नहीं मानता हूँ, ये पैराग्राफ मैं अग्री करता हूँ. तो ये भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है. फिर डेट, सम्स या नंबर कुछ भी आप ऐसे लिखते हो उसको आप फिगर्स में भी एक्सप्लेन करोगे कि फॉर इंस्टेंस टाइपिंग में उसमें गड़बड़ी हो गई तो नंबर्स में हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं. नाउ दिस इज रूल 4 अगर आप पढ़ो तो इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आपको फैक्ट्स को ना बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखना है, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स देने हैं. तो हम मटेरियल फैक्ट्स को ही इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखो रूल 4 से लेकर रूल 13 तक इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि अगर पर्टिकुलर कंडीशंस हो जाती है तो आपको वो भी मेंशन करना है. मतलब आप कहीं ये ना सोचो कि नहीं सिर्फ मटेरियल फैक्ट लिखना है तो मैं बस ये लिख दूँ कि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी. अगर आप मतलब कुछ मैलिस इंटेंशन बताना चाहते हो कि आपके साथ ये चीटिंग क्यों हुआ या कुछ, ये भी आप लिख सकते हो. बस वही उन्होंने बताया है. जैसे कि अगर पार्टी प्लीडिंग रिलाइज कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई विलफुल डिफॉल्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो उन सब केसेस में आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उन पर्टिकुलर्स को, डेट या आइटम्स अगर कुछ नेसेसरी उसमें मेंशन करना, और आप प्लीडिंग में लिख सकते हो. अगेन कोई कंडीशन प्रीसिडेंट हो, कोई डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हो, तो उस डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तो लिखोगे नहीं, बस उस डॉक्यूमेंट को मेंशन कर दोगे. कोई मैलिस इंटेंशन है, कोई नॉलेज है, कोई नोटिस है, ये. नाउ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए प्रीलिम्स हम वही कहते हैं ना
कि हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है और हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी मतलब कुछ सेक्शंस होते, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ होते हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स कर रहे हैं तो मैं प्रीलिम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करवा रही हूँ। नाउ, प्लीडिंग टू बी साइंड, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। फिर यहाँ पर एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस की कभी जैसे नोटिस देना होता है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बिना दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म किए गए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि बिना दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म किए तो कुछ होना ही नहीं है। तो इन्फॉर्म कैसे करोगे जब तक उसका एड्रेस नहीं पता होना चाहिए। तो एड्रेस पता होना चाहिए और वो एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस कहलाया जाएगा उस पार्टी का, जो 2 साल तक के लिए चलेगा। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस गलत एड्रेस दे देते हो, इनकम्प्लीट, फॉल्स या फिक्शियस एड्रेस दे देते हो, अगर प्लेंटिफ देता है तो उसका सूट जो है वो स्टे कर दिया जाएगा। और अगर डिफेंडेंट देता है तो ऐसा माना जाएगा हिज डिफेंस इज स्ट्रक आउट एंड बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन, अगर उसने कोई डिफेंस दिया ही ना होता। लेकिन अगर पार्टीज चाहें तो कोर्ट को जाकर वो सेट असाइड कर सकती हैं। ये है, देखिए मतलब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या इतना बड़ा सा ये रूल था, तो इस रूल में भी आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो ये सब चीज़ें तभी एनालाइज कर पाओगे जब PYQs देखोगे, और बहुत सारे PYQs देखो, नॉट ओनली द पर्टिकुलर स्टेट यू आर टारगेटिंग, एनी अदर स्टेट। तो इससे आपको एक समझ में आता है कि हाँ ये भी चीज़ मुझे पढ़ लेनी चाहिए। तो मेरी तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि पहले एक बार रीड करो, फिर PYQs देखो और फिर फाइनल रीडिंग करो। जितनी रीडिंग करोगे ना, लॉ की खूबसूरती यही है कि हर बार रीड करोगे कुछ ना कुछ और समझ में आने लगेगा ना। ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और यहाँ से मेंस के लिए भी आता है। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, अगर आपको याद हो तो हमने ऑर्डर 4 किया था। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहता है, और उन्होंने बताया था कि प्रोवाइडेड दैट सच एफिडेविट शैल बी इन द फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 6 ऑफ रूल 15A, जिसको मैंने कहा था वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। तो इसको अब अच्छे से हम यहाँ समझते हैं। देखिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग, हर प्लीडिंग को आप वेरीफाई करोगे एट द फुट। अब आप कह रहे हो मैम प्लीडिंग, तो प्लीडिंग यस, क्योंकि ऊपर ही इन्होंने मेंशन कर दिया था कि प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो हर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में याली चीज मेंशन होगी, शैल बी वेरीफाइड एट द फुट बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग और बाय सम अदर पर्सन प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट कि वो अक्विंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस है। तो बेसिकली अगर आप कहना चाहो कि ये क्या है, मतलब प्लीडिंग वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, तो आप कह सकते हो कि ये है ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव। बताया गया कि प्लीडिंग वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने ये एक चार्ट बनाया है, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो, और यही क्योंकि आप AI का ज़माना है तो आप इसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो देखो, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग है, इसमें आपने क्या समझा कि ऑब्जेक्टिव की एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड बाय द फुट बाय द पार्टी प्लीडिंग और बाय द पर्सन जो अक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस है, कि आप इस फैक्ट्स को विद द फैक्ट्स कि आपको ये सब ट्रू टू योर नॉलेज लगता है, या आपको मतलब आप अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस हो, ये बताने का। अब द पर्सन वेरीफाइंग शैल, जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है उसको नंबर से बताना पड़ेगा, कि जैसे 10 पैराग्राफ्स आपने मेंशन करे, आपको ऊपर बताया गया था कि जितना हो पाए आप उतना पैराग्राफ में डिवाइड करो। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवाइडिंग द कंटेंट्स इन पैराग्राफ फॉर्म, कि आप उसको लिख सको, क्या लिख सको कि कौन सा बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, वेरीफाई ऑफ हिज ओन नॉलेज, कि ये तो मेरे को खुद पता है ये बात, और वॉट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, ये तो मुझे पता चला था और मुझे भी लग रहा है कि हाँ हाँ ये सही है। सी, 2 डिफरेंट बात है, एक ओन नॉलेज जो आपको पर्सनली नोन है, एक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फैक्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन बिलीव टू बी करेक्ट। तो ये आपने इसको ऐसे डिवाइड किया। अब इससे क्या होता है ना
कि जब पिक्चर फॉर्म में हम देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना, तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और जितना आप चार्ट बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, तो ये आपको और सिस्टमैटिक समझ में आएगा. नाउ द थर्ड कंडीशन, द वेरिफिकेशन जो भी कर रहा है वो साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, उसकी डेट लिखेगा कब उसने साइन किया, और प्लेस कि कहाँ पे उसने साइन किया, और फिर एक एफिडेविट भी फर्निश करेगा. तो दिस इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 जगह मेंशन हो चुका है. ऐसे आप करोगे. देखो ये सारी बातें जो मैंने बताई थी सब लिखी हुई हैं. जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होगी, आई विल प्रोवाइड यू विद द चार्ट ऑल्सो, जिससे कि आपको पता हो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका एक चार्ट बना हुआ है. नाउ अब आता है रूल 16. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से रूल में मेंशन्ड है. इसीलिए देखिए 18 रूल्स थे इसमें, और हमने कितने रूल्स ही पढ़े इसमें. हमने फर्स्ट रूल पढ़ा, हमने सेकंड रूल पढ़ा, हमने इसमें 14A पढ़ लिया, 15, 16, 17, 18, मैक्स टू मैक्स हमने इसमें 6 रूल्स पढ़े. तो क्या 6 रूल्स आप रिवाइज नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे इसका. नाउ स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, ये क्या है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कब, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग कोर्ट कब कर सकता है. तो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, ये तो स्ट्रक आउट करो, या चीज़ हटा दो, या तो अमेंड कर दो. कब? जब उनको लगे कि ये अननेसेसरी कोई चीज़ है, स्कैंडलस है, वेक्सेशियस है, ऐसा कोई भी उनको ग्राउंड लगे, कोई भी कंटेंट लगे, तो वो हटाने को कह सकते हैं. या उन्हें लगे कि ये जो कंटेंट आपने लिखा है ये डिले द फ्री ट्रायल कर रहा है, या विच इज़ अदरवाइज अब्यूज टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. प्रीलिम्स में आएगा, आप टिक कर लोगे, लेकिन मेंस के लिए आपको ये तीनों लर्न करने चाहिए. अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अगेन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ कर सकते हैं. अगेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यही सब चीज़ें ना मेंस के लिए आपको वो होता है, एंड इवन प्रीलिम्स के लिए भी जब कोई अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी. ये है ऑब्जेक्टिव. बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द रियल क्वेश्चन एंड कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, तो कोर्ट अलाउ कर सकता है अमेंडमेंट के लिए. नाउ फेलियर टू अमेंड, अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली अगर टाइम दे दिया है तो आपको उसी टाइम के अंदर करना है. लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर कोर्ट ने टाइम नहीं दिया है तो फिर क्या होगा? तो सीपीसी ने टाइम लिख दिया है, दैट इज 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. तो अगेन 2 चीज़ें और समझ लीजिए. सीपीसी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम दे रखा है या फिर कब अलाउ करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें जब भी हमें पढ़ना है, आप अपनी बैरक में भी 2-3 हाइलाइटर ले लो, ऐसे ही मार्क करो. अब हम इसका एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं. यस, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसके अंदर सबसे पहले है यस रूल 1, रूल 2, रूल 15, रूल 16, रूल 17 एंड इसी में 18 पढ़ लो. राइट, ये है. अब हम इसका भी वैसे चाहें तो एक चार्ट बना ले. इसमें बताया गया है प्लीडिंग क्या होता है. राइट, इसमें बताया गया है रूल्स ऑफ प्लीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर है वेरिफिकेशन. ऐसे एक छोटा सा स्टिकी नोट लेकर ना, जैसे ऐसा, ये देखो, आप अपने पास रख सकते हो. ठीक है. फिर है आपका स्ट्राइकिंग आउट और अमेंडमेंट. अमेंडमेंट के साथ ही आपने क्या पढ़ लिया? फेलियर. कितने डेज का है? 14. अब ये 14 डेज आप कहीं से और रिलेट कर सकते हो. यस, हम रिलेट कर सकते हैं कि मनी बिल कैन ओनली बी देयर फॉर 14 डेज इन राज्यसभा. ऐसे धीरे धीरे आप अपनी खुद की ट्रिक्स बना सकते हो ना. अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट हो, आपको लगे कि आपको कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था, या कंटेंट और भी अच्छा हो सकता था, या कुछ भी हो, प्लीज़ गिव योर फीडबैक कि आगे आने के जितने भी ऑर्डर्स हैं हम उसमें वो इम्प्रूव कर सकूं. सी माई मेन ऑब्जेक्टिव ये
फ्री क्लासेस करने का यही है कि CPC को हम इजी बना सके। तो जितना आसानी से मैं CPC को तोड़ सकती हूँ, CPC इजी कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी फूलिश टू रीड ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारे काम की नहीं है। एक रीडिंग आप ज़रूर मारो, ये तो मैं सजेशन दूंगी, रीडिंग मारो, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये उसी का काम है ना। अब जैसे मैंने 2 साल इसको दिए, तो अब मुझे पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वॉट आई एम पासिंग ऑन। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट video.